हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक अंतरा भाग 2 का चैप्टर नंबर 13 सुमिरनी के मन के। सुमिरनी के मन के पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। इसमें आज हम 3 लघु निबंध करेंगे जो चैप्टर में हमें छोटे छोटे दिए हुए हैं। बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा ढेले चुल्लो। यह निबंध आज हम मूल रूप से करेंगे। इससे पहले हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का विषय में कुछ जान लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। संस्कृत, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। संस्कृत के वे पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव है: समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियाँ, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, भी हिंदी जगत को दी। सिर्फ उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है। गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव इतिहासकारों ने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों के अध्यापन कार्य किया और सन 1922 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने कई रचनाओं की रचना की और गुलेरी जी की भाषा शैली सरल आम बोलचाल की खड़ी बोली है। उन्होंने अपने इन लघु निबंधों की भाषा बहुत ही सरल और स्वाभाविक रखी है और जिनमें गंभीर विषयों को प्रस्तुत करते हुए सक्षम रूप दिया है। उन्होंने आम बोलचाल के शब्दों के अलावा इसमें इन लघु निबंधों में तत्सम तद्भव गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं के शब्दों का भी बहुलता से प्रयोग किया है। मुहावरों के प्रयोग ने तो इन लघु निबंधों को की भाषा को बहुत रोचक बनाया है। उन्होंने साहित्य को रोचक एवं संजीव बनाए रखने के लिए लेखक ने वर्णनात्मक, विवरणात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। सुमिरन के मन के जो सुमिरनी के मन के नाम के 3 लघु निबंध बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुल्लो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण का सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। हमारा लक्ष्य तो मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना है। मनुष्य बचा रहेगा तो यह समय भी आने वाले शिक्षित लोगों का तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभवों को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप में लिखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। सहज पके सो मीठा होए। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्य को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। ढेले चुल्लो में लोग
विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है। बालक बच गया। हम एक एक करके ये निबंध करेंगे, लघु निबंध करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बालक बच गया। बालक बच गया। इस लघु निबंध का प्रतिपाद्य यह है कि शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र बताना। लेखक का मानना है कि हमें व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। हमारा लक्ष्य मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना होना चाहिए। यदि मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित भी हो जाएगा। लेखक ने उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश की है कि हमें बच्चे पर शिक्षा लादनी नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे के मन में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। भाई लेखक यहाँ पर हमें उदाहरणों के समान एक घटना का वर्णन करके हमें यह सब कुछ बताना चाहता है। तो चलिए करते हैं निबंध, लघु निबंध पहला, बालक बच गया। सुमिरनी के मन के बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था। भाई एक बार पाठशाला में एक वार्षिक उत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हांडी के कोहलू की तरह दिखाया जा रहा था। भाई वहाँ पर प्रधान अध्यापक का एक ही पुत्र था, एकमात्र इकलौता बेटा था, जिसकी आयु 8 वर्ष थी। बड़े लाड प्यार से वहाँ नुमाइश में मिस्टर हांडी के कोहलू की तरह दिखाया जा रहा था। वहाँ पे भाई उसकी नुमाइश की जा रही थी। उसका मुंह पीला था। भाई उस लड़के का मुंह पीला रंग का था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। उसकी आंखें भूमि जमीन से ऊपर नहीं उठती थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उससे तरह तरह के प्रश्नों को पूछा जा रहा था। उनका वह उत्तर दे रहा था और वह उन सब प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया। भाई वो अपने प्रश्न के उत्तर में धर्म के 10 लक्षणों को सुना गया। 9 रसों के उदाहरण दे गया और 9 रसों के उदाहरण भी उसने दिए। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण उसने मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। भाई वो वहाँ पर बैठा हुआ, पानी जब 4 डिग्री से नीचे शीतल ठंडा होता है, उसके फैल जाने के कारण मछलियों की प्राणों की रक्षा कैसे की जानी है, वो भी उसने वहाँ पर समझा दिया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। वो वहाँ पर चंद्र ग्रहण का विज्ञान में समाधान भी दे गया। अभाव को पदार्थ मानने ना मानने का शास्त्रार्थ कह गया और अभावों किसी चीज की कमी होने पर उसको मानने ना मानने का शास्त्र भी बता गया। इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। भाई वो इंग्लैंड के राजा हेनरी की सभी स्त्रियों के नाम भी बता गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। भाई उस बच्चे से यह प्रश्न पूछा गया कि आप क्या करोगे। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया। भाई बालक ने जो सीखा था वही उत्तर दे दिया कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूँगा। भाई मैं जन्म भर लोक की सेवा करूँगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। भाई वहाँ पर जितने भी लोग थे सभा थी, सब वाह वाह करते हुए सुन रहे थे। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। उसके पिताजी का हृदय खुशी और उल्लास से भरा जा रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद दे दिया और कहा कि तू इनाम मांगे वही दे। भाई तू जो इनाम में मांगेगा, उस बच्चे को कहा तुम जो इनाम में जो कुछ भी मांगोगे वही तुम्हें दे दिया जाएगा। बालक कुछ सोचने लगा। उसके बाद बालक ने कुछ सोचा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। ये उसके पिताजी और अध्यापक इस चिंता में लग गए कि यह मांगने में क्या मांगेगा, कि पढ़ाई का पुतला है
कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। भाई बालक के मुख पर विलक्षण यानी अलग अलग रंगों का परिवर्तन हो रहा था। उसके चेहरे का रंग अलग अलग तरह से प्रतीत हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। भाई उसकी आंखों में हृदय के अंदर जो कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई चल रही थी वो उसकी आंखों में दिख रही थी, उसकी झलक रही थी। कुछ खासकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा। भी वह बच्चा कुछ खासा अपना गले को साफ किया और नकली पर्दे से हट जाने पर जो उसके आंखों के आगे नकली पर्दा लगा हुआ था उससे हट जाने के बाद वह स्वयं को विस्मित होकर अचानक से आश्चर्यचकित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। भाई उसे लड्डू चाहिए। पिता और अध्यापक निराश हो गए। पिता और अध्यापक ने सोचा था कि वो तो पुस्तक मांगेगा, पर उसने तो लड्डू मांगा। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। भाई इतने समय तक उस बच्चे का श्वास घुट रहा था, अब उसने सुख की सांस ली। उस सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था। भाई उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने का रख रखा था। कुछ बालक बच गया, पर बालक वह बच गया, उन सब से बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। भाई उसने जो वो लड्डू की पुकार की थी वो उसके जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मेरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। भाई जो उसकी काठ की अलमारी की जो सिर को दुखाने वाली खड़खड़ाहट होती है, अलमारी की काठ की अलमारी के दरवाजे के खुलने से सिर दुखने वाली खड़खड़ाहट की आवाज होती है, वैसी नहीं थी। इसमें बताया गया है कि बालक का पिता और अध्यापक इसी उत्सुकता में थे कि बालक कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक मन में बनावटी और असलियत की लड़ाई चलने लगे। भाई बालक के मन में बनावटी और असलियत की लड़ाई चलने लगी। वह अपने असली रूप पर उत्तर लाया और एकदम सहसा अचानक से बोला कि मैं लड्डू लूंगा, आशीर्वाद में, इनाम में लड्डू लूंगा। उसकी इच्छा सुनते ही उसके पिता और अध्यापक निराश हो जाते हैं। वे तो उससे किसी आशीर्वादी चीज मांगने की बात की आशा कर रहे थे। वे बच्चे की आंतरिक भावना को नकार रहे थे। बच्चे द्वारा लड्डू मांगा जाना उसकी जीवित पुकार की निशानी थी। हम बालक पर कृत्रिमता को देर तक लाद नहीं सकते। बच्चे का सच्चा ही बना रहना ही सही होता है। तो अगला हम निबंध करते हैं, लघु निबंध करते हैं, घड़ी के पुर्जे। इस पाठ के में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्राय धर्म के बारे में यह कहा जाता है कि धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। भाई धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, उसकी इच्छा को किसी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। भाई बस जो कहा जाए उसे सुन लिया जाए। घड़ी समय बतलाती है। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। भाई किसी से पूछकर समय पूछ लो या काम चला लो, स्वयं घड़ी देखना सीख लो और घड़ी को पीछे से खोलकर उसके पुर्जों को जानने समझने की कोशिश मत करो, यह काम तुम्हारा नहीं है। इसी प्रकार धर्म के बारे में खोज तर्क करना धर्माचार्यों का काम है, तुम्हारा नहीं है। क्या यह तर्क व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत कर सकता है? यदि इस दृष्टांत को आगे बढ़ाया जाए तो उपदेशक के बारे में कई बातें निकल कर आती है। धर्माचार्य नहीं चाहते कि आप धर्म की बारीकियों को समझें और हमें भी धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार घड़ी को देखना, उसके पुर्जों की जानकारी होना, उनको ठीक करने की विधि को का आना जरूरी है, उसी प्रकार धर्म के बारे में भी जानना परखना आवश्यक है।
तो हम घड़ी के पुर्जे के बारे में पढ़ते हैं। धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। भाई घड़ी धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा को हर एक व्यक्ति कोशिश ना करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। भाई जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही सुने। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। भाई इस सत्ययुग का मत घड़ी के दृष्टांत को बताकर तालियां बजा बजा कर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। भाई घड़ी जो है वो समय को बताती है। किसी घड़ी को देखना जानने वाले से समय पूछ लो या काम चला लो। भाई किसी घड़ी को देखकर जानने वाले से समय को पूछ लो और काम चल जाता है। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। अगर यह नहीं कर सकते तो उससे ज़्यादा तो घड़ी देखना ही स्वयं को सीखना चाहिए। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, कि अगर हम चाहते हैं कि हम घड़ी को खोल कर देखें कि पुर्जे गिन ले, उसके पुर्जे गिने, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, ये उस घड़ी के पीछे को खोलकर उसके पुर्जों को फिर से लगा दे, साफ करके फिर से लगाएं, यह तुमसे नहीं होगा। भाई ये हमसे नहीं होगा। तुम उसके अधिकारी नहीं हो। भाई तुम उसके अधिकारी नहीं हो। जो यह काम जानता है वही उसको अच्छे से कर सकता है। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्मचारियों का ही काम है। यह तो वेद शास्त्र आदि धर्मचारियों का ही काम है। घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या? क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? भाई घड़ी के पुर्जे को जानने में तुम्हें इससे क्या है? क्या इस उपमा से हमारी घड़ी को जानने की जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल कर आती है। भी उपदेशक जी इस बारे में जो बातें बता रहे हैं, तर्क व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं, उसके बारे में कई बातें निकल कर आती हैं। उसमें तो जन्म और कर्म की पंख ना लगाओ। भाई उन बातों में तो हमें जन्म और कर्म के पंख नहीं लगाने चाहिए, बारीकियों को समझना चाहिए। भाई धर्म के बारीकियों को हमें समझना चाहिए। घड़ी को देखना तो सिखा दो। भाई इस दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो उपदेशक जी कह रहे हैं कि उसके विरुद्ध कई बातें निकल कर आएंगी। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पंख ना लगाओ। भाई घड़ी देखने सिखाने में जन्म मरण कर्म की क्या पंख लगाने हैं? फिर दूसरे से पूछने का डंटा ही खत्म। भाई दूसरे से समय को पूछने का टंटा ही खत्म हो जाएगा। भाई ये सिरदर्दी ही खत्म हो जाएगी। गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। फिर आंखें भी हैं और हमें ही ना देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं। भाई हम गिनती को भी जानते हैं, अंकों को भी पहचानते हैं और सुइयों की चाल को भी देख सकते हैं। तो फिर हमारी आंखें भी हैं और हम क्यों ना घड़ी को देखें और समय को समझें। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं। आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देख ना लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। भाई पड़ोस की घड़ी में तो 12 बजे हैं और आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देख लो कि कोई पेज तो बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक है और आधी रात है तो हम फिर सो जाएंगे। अगर घड़ी के पुर्जे ठीक है और आधी रात हो रही है तो हम फिर सो जाएंगे। दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे, पर जरा देख लो तो लेने दीजिए। भाई हम दूसरी घड़ियों को गलत मान लेंगे और पर पहले उससे पहले हम घड़ी को देख तो लें। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथों में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कराया उसे तो देखने दो। भाई हम ये लोग घड़ी ठीक करना सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। अनाड़ी के जो इस काम को नहीं जानता उसके हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी ठीक करने वाले घड़ी साज है, उन जो इम्तिहान पास करके आए हैं उसे तो देखने दो, उसे ठीक करने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है। और उसको साथ साथ यह भी कह दो कि हमें घड़ी ठीक करना आता है, साफ करना आता है और सुधारना आता है, हमें तो धोखा होता है।
परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें ना चाबी देना आता है और ना पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों के को हाथ नहीं लगाने देते। भाई तुम्हें तो ना तो उसे चाबी देना आता है और ना पुर्जे ठीक करना आता है, पर फिर भी तुम दूसरों के हाथ में घड़ी साज को, इम्तिहान पास करके आए हुए को यह घड़ी ठीक करने के लिए नहीं देते हो। तो इस प्रकार हमने इस निबंध में देखा कि धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब हम तीसरा लघु निबंध देखेंगे, ठेले चुल्लो। ठेले चुल्लो इस निबंध में शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। हरिवंश के दुर्बल बंधु और पुरुश्री के सामने 3 पेटियां होती है, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी पेटी लोहे की। एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक पेटी चुन लो। अकड़बाज सोने की पेटी चुनता है, उसे लौटना पड़ता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठी अंगूठी दिखाती है। हाँ, सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी चुनता है, उसे पहला इनाम मिलता है। भाई यहाँ पर शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के विषय में बताया गया है। तो अब हम इसको करते हैं। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिचंद के दुर्लभ बंदूक पर पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरे चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक चुन लो। अकड़बाज सोने को चुनता है, उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। भाई जो लोभी व्यक्ति होता है उसे चांदी की पिटारी जो है वो अपना अंगूठा दिखाती है, और सच्चा जो प्रेमी होता है वह लोहे को छूता है। घुड़दौड़ का पहिया इनाम पाता है। ठीक ऐसा ही लाटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। भी जो सच्चा प्रेमी होता है उसे इनाम में पहली पिटारी दी जाती है, और ऐसी ही लाटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था कि नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता था। भाई पहले वैदिक काल में हिंदुओं के यहाँ इस तरह पिटारियां चलती थी। भेंट, वह उसे गो भेंट करता था। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख देता था। भाई कन्या के पीछे वो मट्टी के ढेले रख देता था, उसे कहता था इसमें से एक उठा लो, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ, किस किस जगह की मिट्टी इसमें है, कन्या जानती ना थी। भाई कन्या यह नहीं जानती थी कि इनमें किस किस जगह की मिट्टी है, पर नर इन सबको जानता था। यही तो लाटरी की भुजोवल ठहरी। वैदिक की मिट्टी, वैदी की मट्टी, गौशाला की मट्टी, खेत की मट्टी, चौराहे की मट्टी, मसान की धूल, कई चीजें होती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट। भाई नर पूछता था कि मुझे यह बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है, चिट या पट। यदि वैदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा, गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा, खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ होता था। यदि मसान यानी शमशान की मिट्टी को हाथ लगाना अशुभ होता था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। भाई अगर वो शमशान की मिट्टी को हाथ लगा लेगी तो अगर वो नारी ब्याही जाए तो उसका घर शमशान हो जाएगा, जन्म भर घर को जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने शमशान की मिट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं कि उस कन्या का कभी ब्याह ना हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याह हो जाए। भाई अगर वो शमशान, एक नर के सामने शमशान की मिट्टी को छू लेती है तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि उस कन्या का विवाह नहीं होता।
वह किसी दूसरे नर के सामने वेदी का ढेला उठा लेगी तो उसका विवाह हो जाएगा। बहुत से गृह सूत्रों ने इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख किया है। वही बहुत से जो गृह सूत्र हैं उसमें इन ढेलों की लॉटरी का उल्लेख किया गया है। आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। भाई उसे वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। भाई हम अब कह सकते हैं कि अगर किसी को जन्म भर का अपना साथी चुनना है और मिट्टी के ढेलों को, डगलों यानी ढेलों को हाथ से छुआकर पत्नी अपने पति को चुनना, ये कैसी बुद्धिमता है। अपनी आंखों की जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर यानी ढेलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ भाई, इसमें मैं आपको क्या कह सकता हूँ। यह तो जैसे राजपूत की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, यश सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे ही वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी का वर्णन करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी को चुनने के लिए मट्टी के ढेलों पर विश्वास करना कहाँ तक उचित है। हम मंगल, बृहस्पति, शनिचर की कल्पित चाल का भी कल्पित हिसाब लगाते हैं। वात्स्ययन के अनुसार आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है, आज का पैसा कल की मोहर से अच्छा है। तब आंखों देखा ठेला अच्छा ही होना चाहिए। लाखों कोस के तेज पिंड से भाई अच्छा ही होना चाहिए। लाखों कोस की तेज पिंड से बकौल कबीर के यानी कबीर के ने भी कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हम हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजू। इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। भाई इससे तो वो चक्की ही भली है जिससे हम अपना पीस खाते हैं सारे संसार को। भाई इसमें हमें यही बताया गया है कि शेक्सपियर का जो प्रसिद्ध नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका पोर्शिया जब अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है और उसी तरह पहले के समय में भी यहाँ पर स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनाकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुंचा दिया जाता था और गौ भेंट में दी जाती थी। इसके बाद वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रखता था और कहता था इनमें से एक उठा लो। नर जानता था कि इन ढेलों को कहाँ से लाया गया है, कन्या जानती ना थी। फिर यहाँ पर राजपूत की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, यश सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे ही वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी का वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी को चुनने के लिए मट्टी के ढेलों पर विश्वास करना कहाँ तक उचित है। आज का पैसा कल की मोहर से अच्छा है, आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है। तब आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोसों के तेज पिंड से। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इस पाठ में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित सुमिरनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध थे। बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं, उन निबंधों का मूल प्रतिपाद्य यही था कि शिक्षा ग्रहण का सही हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। हमारा लक्ष्य यह है कि मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो समय आने पर शिक्षित किया जा सकता है। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण को यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए,
बल्कि उसके मानस की में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाने चाहिए। सहज पके सो मीठा होए, घड़ी के पुर्जे में भी लेखक ने धर्म के रहस्य को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। और तीसरे लघु निबंध में ठेले चुल्लों में भी लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है। तो इस प्रकार हमने चैप्टर को कंप्लीट किया, अच्छे से पढ़ा और समझा। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज लेके आएंगे। चैप्टर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।